उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अरुणम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से। इस बार जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो यूपी विधानसभा की तस्वीर बदली बदली सी नजर आएगी, क्योंकि यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया जा रहा है। विधानसभा में विधायकों की सीटें बढ़ाई गई है और हर सीट पर टैबलेट लगाया गया। यूपी विधानसभा पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है। अब विधानसभा की सारी कार्रवाई यूट्यूब पर लाइव होगी। वहीं कल बजट सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की गई है, जिसमें बीजेपी के अलावा तमाम दलों के नेता जो है वो मौजूद रहे। तो 23 मई से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र और ऐसे में सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम दल के नेता जो है वो उपस्थित नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज लखनऊ में सपा के पार्टी कार्यालय में दोपहर के समय विधानमंडल दल की बैठक हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और एमएलसी को शामिल यहां पर कई नेता हुए, लेकिन लखनऊ में होने के बावजूद शिवपाल यादव इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। लखनऊ में हुई विधानमंडल दल की बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने की है। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। मीटिंग में विधानसभा सत्र को लेकर आगे की नीति पर चर्चा की गई। इस दौरान तय किया गया कि सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ मेडिकल कॉर्पोरेशन में 16 करोड़ से अधिक मिली एक्सपायरी दवाइयों का मुद्दा भी सदन में उठाएगा। समाजवादी पार्टी की बैठक में आज आजम खान नहीं पहुंचे और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में आजम खान की सपा से नाराजगी का मामला सामने आ रहा है। अगर बात की जाए आजम खान के बयानों की तो स्पष्ट रूप से उन्होंने नाराजगी नहीं व्यक्त की है, लेकिन जिस तरीके से सपा डेलीगेशन से जेल में आजम खान नहीं मिले थे और सीधे वो जेल से छूटने के बाद रामपुर गए और सपा की तरफ से भी कोई बड़ा नेता जेल में उन्हें मिलने नहीं गया और उनको जब रिहाई हुई उस समय भी सीतापुर कोई नहीं पहुंचा था। तो इसके लेके लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आजम खान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। आज जब बैठक चल रही थी उससे भी उन्होंने दूरी बनाई। अब जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आजम खान कल विधानसभा सत्र में पहुंच सकते हैं। हालांकि आजम खान ने अभी शपथ नहीं लिया है और कल वो शपथ भी ले सकते हैं अगर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज है। कैमरामैन प्रियांश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। खबर रामपुर से, जहां पर आजम ने जेल में सपा नेताओं से की मुलाकात। सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका से प्रोटेक्शन मिला है, मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, जो जितना कर सका उसने उतना किया है और मैं सबका शुक्रगुजार हूं। तो आजम खान का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से मुझे प्रोटेक्शन मिला है। सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से भी अब कोई भी मनभेद नहीं है, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे न्यायपालिका से प्रोटेक्शन मिला है, जो जितना कर पाया उसने उतना किया और मैं किसी से नाराज नहीं हूं और मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करता हूं। तो आजम खान ने रामपुर में ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिससे जितना हो पाया उसने उतना किया। आपको बता दें कि आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और ऐसे में लगातार जो है वो समर्थकों से मिल भी रहे हैं और इसी दरमियान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका से प्रोटेक्शन मिला है और मुझे न्यायपालिका से जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है और मुझे किसी से कोई भी नाराजगी अब नहीं है। तो सपा नेता आजम खान का ये बड़ा बयान। इस छोटे से शहर में जो इतिहास लिखा गया है और जो हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब ने किया है, जिस तरह से हमारे मुकदमात लड़े हैं, जिस तरह से हमारी पैरवी की, एक वकील की पैरवी नहीं थी। इतने बड़े स्ट्रेचर का शख्स हमारे जैसे आदमी इस पर ईडी की जांचें बैठी। इससे ये पूछा गया कि विदेशों में कितने बैंक बैलेंसेस हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितने होटल्स हैं, जिसकी ये हैसियत नहीं थी कि वो 1 तारीख की फीस भी दे सकता होता। उन्होंने शायद वो हक अदा किया है जो लहू के रिश्ते भी नहीं अदा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है
न मेरे धर्म के कोई थे, न मेरी जात के, न मेरे प्रदेश के, न मेरी वाक़ियत के। लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूरा किया है और साबित किया है कि विधाता ने जो पावर्स उन्हें डेलीगेट की हैं, उन्होंने उसका सही और जायज़ इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया के लिए इंसाफ बाकी है। आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराज़गी, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज़ होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार? गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी, बच्चों के हाथ में कलम लेना चाहा था और चाहा है, तो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, उस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, वो टूटी हुई खंडरास बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बन गया और लोग उन्हें देखने आया हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है, जो जेलों से निकल गए, उनके किस्से और कहानियाँ, उनके वालिदैन, उनके दादी दादा नानी नाना सुनाया करेंगे, वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी। मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है, किसी से नहीं। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तभी तो मैं यहाँ नहीं, इसी बात में। खबरों में आगे बढ़ते, समाजवादी पार्टी की विधानसभा सत्र से पहले सपा कार्यालय पर बैठक हुई और बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल या निशान खड़े किए हैं और ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीति होगी उसको लेकर भी चर्चाएं की गई। हम सरकार खुद ही घिर चुकी है। सरकार के मंत्री खुद सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने, उन्होंने बाराबंकी के अंदर बयान दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। उन्होंने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज जाके बयान दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी पटरी से उतर चुकी हैं। और अभी जब आपने कल देखा होगा कि उन्होंने खुद छापा मार करके 16 करोड़ से ज्यादा रुपए की एक्सपायरी दवाइयां उन्होंने खुद पकड़ करके उसके भ्रष्टाचार का उजागर किया। तो सरकार आज चारों तरफ से घिर चुकी है। समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी प्रमुखता के साथ अपनी बात को उठाने का काम करेगी। बजट सत्र भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत छोटा सत्र है, सरकार डर रही है। आप सोच नहीं सकते, कभी भी इतना छोटा सत्र नहीं था। आखिर सवाल सिर्फ सरकार भागना क्यों चाहती है? इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। बार बार योगी जी इसका सवाल खड़ा करते हैं कि बड़ा प्रदेश है, तो बड़े प्रदेश में जो बजट है वो बजट सत्र भी तो बड़ा होना चाहिए। तो आखिर बजट सत्र छोटा क्यों? तो हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो बजट सत्र को बड़ा करे और अभी नए विधायक चुन के आए हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका मिले। बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम यादव। इनका कहना है कि अगर बजट बड़ा है तो बजट सत्र भी बड़ा होना चाहिए, सरकार भागना क्यों चाहती है। कैमरामैन प्रियांश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानव्यापी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है छात्रों ने, हम आपको सुनाते हैं। इस समय मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो विश्वनाथ मंदिर है, ठीक उसके बाहर मौजूद है। कई सारे बनारस के युवा हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं।
ज्ञानवापी को लेकर मस्जिद में जो सर्वे हुआ उसको लेकर, जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको लेकर कई तरह के सवाल सबके मन में उठ रहे हैं। लेकिन बनारस के युवा क्या सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो सर्वे का काम चल रहा है बनारस ज्ञानवापी मस्जिद में, उसको लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो छात्र है वो क्या सोच रहा है, किस तरह का जो सर्वे हो रहा है सही हो रहा है? देखिए, साक्ष्यों पे सर्वे हो रहा है। अब रिपोर्ट आने के बाद सभी पक्ष विपक्ष के लोग रहेंगे, तब जाकर के बात स्पष्ट निकल पाएगी कि यह सही है या गलत है। लेकिन जो सर्वे हो रहा है और जिस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं, और आप वहां जा करके खुद अपने, दूसरी की बात छोड़िए, अपने नेत्रों से देख सकते हैं। जो वहाँ की चार दीवारियाँ हैं, वहाँ पे घंटा, घड़ियाल, फूल, घंटियाँ, माता श्रृंगार गौरी, बाबा वो नंदी, तो इन सभी चीज़ों के साक्ष्य तो सर्वविदित है। जिनके पास नेत्र वो देख सकते हैं। अब जिनके आंखों में ही पत्थर लगा है तो वो इसको उन्हें दिखेगा ही नहीं। आप चाहते हैं कि कोर्ट से ही इस मामले का निपटारा हो? बिल्कुल, हम चाहते हैं कोर्ट से निपटारा हो, लेकिन कोर्ट अभी जो जांच कराई है इससे भी सूक्ष्म जांच कराने की जरूरत है। मतलब आप चाहते हैं एसआई सर्वे हो, इसके अलावा जो कार्बन डेटिंग हो, जो चूंकि शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग भी की? बिल्कुल, जब तक एसआई जांच होगी नहीं तब तक वो जो लोग कवर करके रखे हमारे शिवलिंग को, वो बाहर, अब आदि विश्वेश्वर जी का जो शिवलिंग है वो बाहर आएगा नहीं। वो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सुनने को मिला कि गणेश जी की भी वहाँ प्रतिमा है, हनुमान जी की भी है, तो कैसे बाहर आएंगे? क्योंकि उन्होंने कवर करके रखा है। वहाँ जो जालियाँ लगा गई है, लोहे की जालियाँ, उससे तो हमको जाने नहीं देते हैं। साल में एक बार खोलते हैं। अब पुलिस बैरिकेटिंग की हुई, हम गए अपने श्रृंगार गौरी के दर्शन किए, आ गए। जब तक सारी चीजें खोली नहीं जाएंगी हम कैसे जाएंगे? गौरी में भी चौखट का ही दर्शन। एक मिनट में इसलिए कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी भी मस्जिद में आप जाते हैं तो उसमें छूट रहता है, कोई भी जा सकता है, घूम सकता है। यहाँ क्यों बैन है कि अदर कोई नहीं जा सकते? इसलिए कि वो हमारे देवी देवताओं को उसमें कवर करके रखे साफ स्पष्ट। जो सर्वे का काम चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहीं न कहीं सर्वे पूरी तरह से निष्पक्ष चल रहा है और न्यायालय पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, न्यायालय ने ही कहा था कि सर्वे जारी रहेगा और अगर कोई बाधा बनता है तो ताला तोड़ के सर्वे होगा। तो कहीं न कहीं सत्य को जो इन लोगों की छिपाने की कोशिश थी वो कहीं न कहीं विध्वंस हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्य होता है वो सदियों तक रहता है। सदियों पहले शिवलिंग था, है और रहेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष उसे तो फुवारा कह रहा है। एक बात मुस्लिम पक्ष के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जो भी अब्दुल्ला भाई और उस्मान अली हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि किसी के आस्था के साथ मत खेलिए। एक लाइन किसी शायर ने कही थी कि सनम रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये गुब्बारे और फव्वारे की बात जो है दाल मंडी में करिए, किसी के आस्था के साथ मत खेलिए साहब। हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र थे, अपनी बातों को उन्होंने रखा। दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहला कि जो शिवलिंग मिला है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो फुहारा है। छात्रों का ये कहना है अगर फुहारा है तो उसकी कार्बन डेटिंग करा लें। हिंदू पक्ष ये कह रहा है शिवलिंग है, कार्बन डेटिंग होगी तो पता चल जाएगा। दूसरा, चूंकि कई सारी सनातन संस्कृति की निशानियां भी मिली हैं, ऐसे में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक बार जांच करा लेनी चाहिए। किस युग का है, किस युग की ये संस्कृति है, इन सारी बातों का पता चल जाएगा। जो सच है, बनारस के लोग जो सच है वही सामने आए, वो यही चाहते हैं। सहयोगी पंकज और सूर्या के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ते ही ज्ञानवापी को ठाकुर देवकीनंद ने मंदिर का नारा दिया है। साथ ही कहा है कि मुस्लिम पक्ष को भी करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म की लड़ाई में अटल देवकीनंद ने करोड़ों भक्तों से आग्रह किया है। ज्ञानवापी के मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने ठाकुर देवकीनंद से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया में राम रस पिलाने वाले ठाकुर देवकीनंदन जी आज इंडिया न्यूज पे मौजूद हैं। और यदि बात करें वर्तमान हालातों की तो हम सीधे बनारस ले जाना चाहते हैं महाराज जी को। सर, बनारस में जो समय चल रहा है ज्ञानवापी को लेके आपकी राय क्या है? ज्ञानवापी मंदिर कहना चाहिए, मस्जिद नहीं कहना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, वहाँ सारे तथ्य हैं, हमारे सामने सारे तथ्य मौजूद हैं। वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है, सनातनियों के पक्ष में है। सबसे बड़ा साक्ष्य है कि नंदी का मुख उधर ही है। दूसरा साक्ष्य है वहाँ देवी देवताओं की प्रतिमाओं के चिन्ह मिले हैं। वहाँ उससे भी बड़े साक्ष्य, तमाम साक्ष्य हैं। वहाँ पर तो ये कार्य भी किया गया है कि आप देखेंगे कि शिखर के ऊपर गुम्बद है,
वहाँ जो बताया जा रहा है कि शिखर के ऊपर गुम्बद बनाया गया है, तो ये अपने आप में सारे साक्ष्य हैं। उस समय आप सब जानते हैं, सबको मालूम है इतिहास कैसा रहा है और कैसे फिर बनाया गया है, कैसे उसे बदला गया, ये हम और आप सभी जानते हैं। तो औरंगजेब ने जिस तरीके से सारे मंदिर तोड़वाए थे, लगभग 40-45 हज़ार मंदिर तोड़वा कर उन्होंने ये काम किया, तो इन सब पे हमें कार्रवाई तो अब धीरे धीरे कानून के माध्यम से ही चलना है। तो ज्ञानवापी मस्जिद हमारी है, जिसको मस्जिद कह रहे हैं वो मंदिर है। इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जो बनारस में वर्तमान की स्थिति है उनको लेके ठाकुर देवकीनंदन जी जो साफ संदेश दिया है कि जो तथ्य मिल रहे हैं वो हिंदुओं के पक्ष में है, और सीधी बात यही है कि वर्तमान में जो हालात हैं उन पे अपनी धर्म की रक्षा के लिए भी इनके जो करोड़ों भक्त हैं उनसे भी गुजारिश की है, और वर्तमान के हालातों पर चर्चा जो आज की रही है इंडिया न्यूज़ के साथ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पूरी दुनिया में तो वही बनारस के ब्रिटिश डीएम को दी गई 1936 में एक विशेष आदेश की फोटो मिली है, जिसमें मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद के नए खुले दरवाजे और सीढ़ी को बंद करने के लिए कहा गया था। यह आदेश व्यास परिवार के अनुरोध पर जारी किया गया था, जब परिवार ने डीएम से संपर्क किया, ये कहते हुए कि नए खुले दरवाजे और सीढ़ी ने उनका पूजा पथ का प्रभावित किया है। ज्ञानवापी मामले में रोज नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं। व्यास परिवार ने अब दावा किया है कि 1936 में बाकायदा इन्होंने प्रशासन से मांग की कि जो ईस्ट गेट है मस्जिद का उसको बंद कराया जाए, क्योंकि वहां से जो लोग निकलते हैं वो जूते चप्पल पहन के जाते हैं, और वहीं पर व्यास जी का तहखाना, जिसको कमरा भी कहा जाता है, वो वहां मौजूद था, और उनकी पूजा पद्धति में उनको परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी। मेरे साथ हैं शैलेंद्र कुमार पाठक जी, जो कि वंशज हैं सोमनाथ व्यास जी के, व्यास परिवार के फिलहाल मेंबर हैं। आप पाठक जी ये थोड़ा समझाइए कि ये क्या मामला था। 1936 के अंदर बाकायदा कोर्ट्स डीएम ने ये आदेश दिया है, थोड़ा समझाइए इसके बारे में। 1936 में लक्ष्मी शंकर व्यास जी ने, जो हमारे परनाना के नाना लगेंगे, उसमें उन्होंने जो ये दावा किया था, उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आर्डर है ये 36 का, कि ये जो पूर्वी गेट है उनका, उन्होंने पूर्वी तक एक नया गेट खोला था ज्ञानवापी मस्जिद ने। तो जो मुस्लिम लोग थे वो इधर आते थे, जूता चप्पल उतारते थे, तो उसका जो धूल गर्दा हमारे मंदिरों के ऊपर पड़ता था। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था पुराना, और हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति थी, तो जिसका धूल गर्दा हमारे मंदिरों पर पड़ता था। उससे रोकने के लिए ये एक हमारे घर के लोग थे उस समय, पूर्वज जो थे लक्ष्मी शंकर व्यास जी, उन्होंने एक केस किया था उनके ऊपर कि ये इसको रोका जाए, इस गेट को बंद किया जाए। ये ऑर्डर में मेरे जो सहयोगी आपको दिखाएंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है प्रेजेंट मिस्टर जी थॉमस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और नीचे अगर आप थोड़ा सा आए तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है इट इज हेयर बाय ऑर्डर्ड दैट ऑर्डर गिविंग 1 वीक्स टाइम बी इश्यूड टू दी मुतवाली ऑफ द मॉस्क। मुतवाली एक वो व्यक्ति होता है जो कि पूरा कारोबार संभालता है मस्जिद का, फॉर क्लोजिंग द न्यूली ओपन डोर of the Gyanvapi mosque towards the east, and a copy of this rupkar be sent to the municipality inquiring about the तो ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं कि ये बकायदा ये ऑर्डर की कॉपी है जो कि परिवार के पास मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उस समय पर जो लोग आते थे इस पूर्वी गेट से, उसकी वजह से उनको परेशानी होती थी। ये जो 1936 का ये जो ऑर्डर है, इसके बारे में आपको आपके परिवार वालों ने और क्या बताया? यही कि पूर्वी गेट था उनका, खोले, नया गेट खोले थे। कोई भी गेट किसी का भी हमारे हाथे के अंदर नहीं खुल सकता था। इसी को लेकर के जब उन्होंने नया गेट खोला, तो हम लोगों ने इसको उनसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाया कि इसको रोका जाए। और हम लोग का हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों का मालिक वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता रहा उस समय। तो उन्होंने ये आर्डर किया देख करके कि ये सही बात है कि वहाँ पर मंदिर है और पीपल का पेड़ है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं हिंदू लोग, और इन लोग का गेट खुलने के बाद वहाँ आना जाना होगा तो जूता चप्पल उतारेंगे तो उसका धूल गर्दा हमारे मंदिर पे पड़ेगा। एक बारी आप और क्लोजली देखें इस डॉक्यूमेंट को, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 18 फरवरी की इसमें डेट है 1887 की, और आगे लिखा है रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट बिटवीन द मुतवाली ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क एंड लक्ष्मी नारायण व्यास, जो कि इनके पूर्वज थे, एज रिगार्ड्स the opening of a door and setting up a staircase। तो ये मामला था जिसको लेकर इन्होंने गुहार लगाई थी प्रशासन से, और उसके बाद ये ऑर्डर इशू हुआ था। आपने ये जो दस्तावेज है, ये क्योंकि अब आप मालिकाना हक भी के लिए लड़ रहे हैं, ये आपने कोर्ट में दिया है? नहीं, अभी कोर्ट में ये गया है, अब कई कापियों के साथ ये भी गया होगा, लेकिन अब वहाँ पर कितना दस्तावेज क्या सामने रख के क्या दलील दी गई अभी हमको नहीं जानकारी है उसकी, लेकिन ये सब सम्मिलित है कोर्ट में। ये आपको लगता है कि ये जो कागजात हैं आपके पास, ये आपका दावा मजबूत करते हैं, और इसके थ्रू जो हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग है और तमाम जो चीज़ें हैं, उसका दावा भी मजबूत होता है?
हाँ, एकदम दावा मजबूत होता है। और इससे हमारा दावा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है कि ये मंदिर ही था। जो 91 वाला केस चल रहा है उसमें ये सबूत, ये सब कुछ पेश है। और ये जो अभी जो शिवलिंग मिला है उससे ये दावा मजबूत होता है कि वो मंदिर ही था। तो साफ तौर पर कहना पाठक जी का, व्यास जी के वंशज हैं, इन्हीं का परिवार 15वीं पीढ़ी कहा जाता है कि ये तब से जो महादेव हैं वहाँ पर उनकी सेवा अर्चना, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनके पास बाकायदा कागज़, डॉक्यूमेंट्स, जिससे साफ पता लगता है कि ये जो विवाद है ये कई 100 साल पुराना है। बनारस से मैं राहुल गौतम, विजय विनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।